सदी के महानायक जिस शो के होस्ट हैं उनके करोड़ों अरबों फैंस हैं भारत में, लेकिन सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी छत्तीसगढ़ के एक जवान के फैन हुए हैं। मान्यवर, इतने सारे गुण हैं आपके अंदर, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। सबके मन में एक रहता है कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी को जब दीदार कर लें, और आप वहां पे केबीसी के शो में मौजूद थे और वो दौड़ते हुए वहां पे आए, आदर आदाब अभिनंदन, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। आपने साक्षात उनको देखा, उस समय कैसा लग रहा था सर? एक अमेजिंग फीलिंग्स था, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और आपने सारी बुक्स पढ़ी होगी ना, बहुत सारे नॉलेज लिया होगा, तब आप वहाँ पे आंसर दे। कैसे चयन करते हैं आप कि ये फील्ड में ये सब्जेक्ट में करना है? कैसे चयन? ऐसे पर्सन, एक ऐसे के लिए मैं पूछ रहा हूँ जिसे पढ़ाई करना आता है लेकिन उसे पता नहीं है क्या पढ़ाई करना है, वो क्या करेगा? केबीसी को फॉलो करना पड़ेगा, केबीसी को माइन्यूटली फॉलो करना पड़ेगा। ये केबीसी में आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इतना सालों से वॉच कर रहा हूँ, मैं देखा है 25 लाख से ऊपर जितना भी क्वेश्चन आता है सारे यूनिक क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर के जितने दर्शक देख रहे हैं, आप ऑल ऑफ अ सडन सोचेंगे कि आप बिना जानकारी के केबीसी में जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर, आपने ये सब चीज़ों के लिए बीजापुर से अपने जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, क्या उनसे भी परमिशन लेना पड़ा होगा? जैसे आईजी साहब है सुंदरराज पी सर, उनसे भी आपको परमिशन लेना पड़ा होगा? लेना पड़ता है। ओके जी सर, मेरा ऐसे एफएफएफ केबीसी से मैं रजिस्ट्रेशन किया था, सिलेक्शन हो गया, एफएफएफ के लिए कॉल आया और मुझे इतना तारीख को बुलाया गया, मुझे परमिशन दिया गया, तो उन्होंने परमिशन दे दी। कुछ बोला उन्होंने? तो उन तो खुशी हुई, उनको खुशी हुई। हाँ। उसके बाद सर जब आपने आंसर किया और अमिताभ सर अपने जाने माने अंदाज में 1 करोड़ जब उन्होंने किया, तब आपको कैसे लगा? जो 1 करोड़ जीत गया, मुझे तो खुशी हुई। तो जैसे ऐड आता है सर, बोलते हैं ना कि आप ऐड आ रहा है, अमिताभ जी अनाउंस करते हैं, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो उस ऐड में भी शूटिंग होती है, कंटिन्यूस होता है? कुछ ऐड में उनके कुछ मेकअप्स वगैरह होता है, क्या होता है? ऐड जो आता है ना, उस टाइम में ब्रेक होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, 20 मिनट 25 मिनट का एक कंटिन्यू होता है। अच्छा, 20-25 ओके। उसके बाद ऐड आता है, ठीक है, मतलब ब्रेक कर देते हैं। उस ब्रेक में आप इधर उधर देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसके बाद अमिताभ जी क्या करते हो, उसको मेकअप करने का आता है। कभी कभी वॉशरूम में भी अमिताभ जी चले जाते हैं। ओके। उसके अलावा जो ऑफ कैमरा है, ऑडियंस से बात करता है, आपसे भी बात करता है, सब बात करता, मतलब जॉली, एकदम जॉली मोड में, बहुत मतलब एकदम डाउन टू अर्थ थे। और सब कभी कभी कोई मतलब ऑकवर्ड क्वेश्चन भी अमिताभ जी से पूछ देता है बहुत सारे लोग लेकिन अमिताभ जी कभी गुस्सा नहीं होता उसको उसी हिसाब से उसको ये करते हैं। हाँ। तो ब्रेक में सब चलता है। जब आप स्टेज पे पहुंचे, आपके आंसू निकल रहे थे सीआरपीएफ के बारे में बताते हुए, और अमिताभ जी ने आपको टिश्यू पेपर दिया, आपको पानी पिलाया, बिल्कुल। वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट देखिए, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गया जी, इसलिए क्योंकि हमारा सीआरपीएफ जॉब जो है बहुत टफ है, और मैं अपने सामने से अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है। हाँ जी। मैं सिर्फ ये यहाँ पे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोस्टिंग था उस टाइम, जो है उस टाइम त्रिपुरा में बहुत उग्रवाद था। प्लान क्या है सर? आप सेवा करेंगे, राजनीति में भी कुछ इंटरेस्ट लग रहा है क्या? हाँ, मैं सच कहूँगा, हाँ। राजनीति में भी मेरे जाने का इच्छा है। किस पार्टी में इंटरेस्ट है सर? अच्छी पार्टी है, साफ सुथरा पार्टी है, जिनका नियत अच्छा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आज द पीएस शो में बात होगी एक ऐसे शो की जिसके लिए करोड़ों लोगों का दिल धड़कता है। वो महज एक शो नहीं है, लोगों की भावना है। मैं बात कर रहा हूं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। और सदी के महानायक जिस शो के होस्ट हैं उनके करोड़ों अरबों फैंस हैं भारत में, लेकिन सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी छत्तीसगढ़ के एक जवान के फैन हुए हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जिनके लिए सदी के महानायक फैन हो गए। क्यों हुए हैं फैन? क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में निडर होकर के सरहद में नक्सलियों से केवल लड़ाई नहीं की है, बल्कि निडर होकर उस हॉट सीट पर बैठ करके ऐसे सवालों का जवाब दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके जवाबों की। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूं हमारे सीआरपीएफ के जवान, और आज मैं बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं उनके जज्बे को सलाम करते हुए। सैल्यूट करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे गेस्ट विप्लव विश्वास सर का। जय हिंद
और आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और मुझे बहुत गर्व है जो मैं छत्तीसगढ़ में नौकरी करते हुए ये अचीवमेंट कर पाया है जी। और आपके प्लेटफॉर्म में भी मैं आज इंटरव्यू दे रहा है। फिर से धन्यवाद सर, हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर हमारे बीच में हैं, और हमने तो अमिताभ बच्चन जी को देखा नहीं है। एक सबके मन में एक रहता है कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी को जब दीदार कर लें, जिसके दीदार के लिए संडे को इतनी भारी भीड़ उमड़ जाती है, और आप वहाँ पे केबीसी के शो में मौजूद थे और वो दौड़ते हुए वहाँ पे आए, आदर आदाब अभिनंदन, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। आपने साक्षात उनको देखा, उस समय कैसा लग रहा था सर? एक अमेजिंग फीलिंग्स था, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। जो उस चीज़ को जो लोग महसूस किया है जी। सिर्फ वही लोग एग्जैक्ट इसको फीलिंग बता सकते हैं। Okay. लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने टीवी में देखा है, हमने सामने से कभी देखा नहीं है, उनका आवाज़ सुना, खासतौर पे उनका आवाज़ जो है उसमें एक अलग एक दम है। तो हमको क्या होता है, पहले बैठाया जाता है Okay. वहाँ सेट में, पूरा जैसे 10 कंटेस्टेंट रहता है ना एफएफएफ के लिए, तो बैठाया जाता है, फिर सारे डायरेक्शन दिया जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाते हैं, जैसे अमिताभ जी आएंगे उसके बाद ऑडियंस को भी पूरा डायरेक्शन दिया जाता है। तो हम तो जैसे बैठे थे, बेसब्री से इंतजार थे जी अमिताभ जी को सामने से देखेंगे, और उन्हें एकदम दौड़ते हुए आया और सबको अभिवादन किया, हाथ हिलाया। तो एक अलग अमेजिंग था उनको देखते हुए। मतलब एक तो आश्चर्य की बात है, 83 एज है उनका। हाँ जी। तो 83 एज में भी वो दौड़ते हुए आया हाँ। और सबको इतना अभिवादन किया, और उसके बाद जब उनका आवाज़ जब सामने से सुना, एकदम अलग सा, रियली एकदम अमेजिंग ये है फीलिंग से। और सभी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी ऑडियंस है और जो भी और लोग बैठे थे, सबके लिए एक अलग उसको एक महसूस हुआ है। जब वहाँ पे वो जोर से जब बोलते हैं तो अपने आप एनर्जी आ जाती होगी खड़े होके उनका स्वागत करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एनर्जी आ जाते हैं। मतलब हम लोग तो एनर्जी आते ही हैं, और ज़्यादा एनर्जी ऑडियंस को ज़्यादा आते हैं। जी। तो वो एकदम सब एकदम खड़े होके तालियां, अमिताभ अमिताभ जो भी ए बी सारे एकदम ए करते बी। तो अलग एक माहौल जो है वहाँ महसूस होता है। हम लोग यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में सुनते हैं सर, और आप तो देश की सेवा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, स्पेशली नक्सलिज्म से लड़ते हुए आपने केबीसी तक पहुँचे हैं। तो ये आखिर आपको ऐसा तैयारी, मैंने सुना कि आप 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, समय कब मिलता है सर? आप देश की भी सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बॉर्डर में लड़ रहे हैं, समय कब मिला आपको ये सब चीज़ों के समय लिए? देखिए, ये चीज़ मैं जो नया जनरेशन उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा एज 54 है और मैं इतना टॉप ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाला। क्यों निकाला, कैसे निकाला? मेरा अंदर एक जज्बा था जी। मेरा एक टारगेट था, ये मुझे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कैसे हो, टाइम निकालना और उसके लिए पढ़ाई करना, डेली पढ़ाई करना। ऐसे मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन भी ऐसे नहीं आया, मतलब जर्नी को छोड़ करके, जब मैं ड्यूटी में है या घर में है, एक ऐसे सिंगल डे नहीं आया जो मैं पढ़ाई नहीं किया। मैं टाइम निकाला है। जैसे ड्यूटी करके आया तो ड्यूटी जो भी होता है उसके बाद हम लोगों का कुछ रेस्ट पीरियड भी होता है, जैसे संडे का दिन रेस्ट पीरियड होता है। और इसके अलावा जैसे रात में भी तो है रेस्ट है। तो जैसे और लोग क्या करते हैं, ड्यूटी करके आके फिर अपना जो भी है फ्रेश होके डिनर करके फिर या तो रील देखते हैं या मोबाइल देखता है या फिर सो जाता है। मैं वो कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं कभी रील देखता हूँ। और जब तक मैं एक टारगेट डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई ना करूँ, मेरे को नींद ही नहीं आता है। कहते हैं ना लोग, जो आपको एपीजे अब्दुल कलाम सर भी बोले होंगे, वो सपना वो नहीं जो आप सोते हुए मतलब देखे हैं, सपना वो है जो जागते हुए आप देखे। तो मेरा वो जागते हुए सपना था। और जब तक मैं वही ठान लिया था, जब तक मैं ये अचीव नहीं करूँगा, चाहे मेरा 60 साल हो जाए उम्र, 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, क्यों ना हो जाए, तब तक मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। वो जज्बा, वो टारगेट मेरा काम में आया। सर, छत्तीसगढ़ में अमूमन बहुत कम होता है कि केबीसी तक पहुंच पाए। हाल ही में एक पत्रकार भी वहां पे पहुंचे थे, नई दुनिया के प्रज्ञा प्रसाद जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहेगी, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये शो में पहुंचने के लिए, जैसे आपका मैंने सुना कि 50 लाख लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 25,000 लोगों को मौका मिलता है, उनके लिए IVR कॉल आता है।
तो वो एक प्रोसेस बताएंगे ताकि लोगों को उसका एक्सेस मिल पाए, जो लोग जाना चाहते हैं और शो के सामने बैठे रहते हैं और आंसर्स करते हैं जैसे आप किया करते थे शायद अपने पिता के साथ में। तो वो उस स्टोरी को बताएंगे कि आप अपने पिता के साथ में क्या किया करते थे और अचानक से आपने जब ये प्रोसेस शुरू किया रजिस्ट्रेशन का, उसको आप डीपली बताएं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे डिपार्टमेंट का लोग भी अभी खूब पूछता है मेरे को फ़ोन करके जी इसका प्रोसेस क्या है। हाँ और जैसे भी आप छत्तीसगढ़ का बात की है, छत्तीसगढ़ लोगों के लिए भी इसका ज़्यादा जानकारी नहीं है शायद। ओके प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस अब तक जब तक आप प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं, आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगा तब तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ये नहीं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे जी ऐसे रजिस्ट्रेशन किया और अमिताभ जी वहाँ बुला लिया या केबीसी टीम बुला लिया वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबे प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। जो केबीसी में जाना चाहते हैं, जो बाकी में जाना चाहते हैं और एस्पिरेंट हैं, इसके लिए हर साल जो है सर मार्च अप्रैल में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ओके हर साल मार्च अप्रैल में। Okay. ये चीज़ मैं भी पहले नहीं जानता था। ये तो लास्ट में जो है 2018-19 से ये सब चीज़ जाना मैं ओके किसी एक यूट्यूबर या किसी और मेरा फ्रेंड का थ्रू जो लोग गए उनके थ्रू जाना है। उससे पहले देखिए मैं 18 जाना, मैं तैयारी कर रहा हूँ 2000 से, मतलब लेकिन 2000 प्रोसेस से पता नहीं था। 2000 से केबीसी है ना। हाँ 25 साल तो हो गए, लेकिन मैं 18 साल तो एग्जैक्ट प्रोसेस ही मैं पता नहीं कर पाया। खाली बैठे बैठे आंसर क्या करते थे। कभी आंसर देते थे, कभी वो आता था, मैं एक SMS कर देता था, जो रजिस्ट्रेशन आता था सोचता मेरा आएगा नहीं आएगा। लेकिन इसका प्रोसेस जो अगर सीरियसली जाना चाहते हैं, अगर सही प्रोसेस फॉलो करेंगे एकदम उसको चांस मिलेगा। हाँ तो प्रोसेस मैं बताता हूँ। मार्च अप्रैल में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। सोनी टीवी में आपका एडवर्टाइज आता है, ये इतना तारीख से इतना तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। वो 9 बजे के बाद एक क्वेश्चन देगा, सोनी टीवी का स्क्रीन में आता है। सोनी टीवी आता है ना, उसमें बीच में जो कोई भी 9 बजे के बाद जो भी प्रोग्राम चलता है, चाहे इंडियन आइडल चाहिए और ये कपिल शर्मा का शो, इसमें जो है अगर जो शो उस टाइम चलेगा उसका एक हफ्ता पहले से एक ऐड आता है, इतना तारीख से केबीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अमिताभ जी देता है। उतना तारीख से उतना तारीख तक नॉर्मली अमूमन 15 क्वेश्चन आता है। ओके डेली एक क्वेश्चन आता है, उसका मल्टीपल चॉइस होता है ABCD। उसका नीचे स्क्रीन में एक नंबर दिया जाता है, उसमें आप SMS कर सकते हैं। आपको जो भी एक क्वेश्चन पूछा उसका ABCD जो है आपको आंसर देना। उसके लिए आपको फॉर्मेट है, आपको पहले जो है आपको उसमें लिखा जाता है जी क्या क्या फॉर्मेट है। जैसे आप A है तो A दे दिया, उसके बाद मेल या फीमेल तो M लिख दिया। उसके बाद आपका एज क्या है वो लिख के फिर उस नंबर में जो है आप उसको सेंड कर देना। तो आपका सेंड कर दिया अगर, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आपको हो गया, तो आपको एक मैसेज आएगा जो आपने जो SMS भेजा है एक्सेप्ट कर लिया, आप अगले दौर के लिए चुना जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा। ऐसे 15 क्वेश्चन आता है। ओके एक दिन में 15 दिन में आता है। अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो आपको 15 क्वेश्चन ही देने से बेटर है। आप सोचे कि एक दिन एक क्वेश्चन आया एक जवाब दे दिया तो ठीक है मेरा, नहीं, बेटर है कि आप 15 दिन ही आप उसको प्रोसेस को फॉलो करें, 15 दिन को फॉलो करें। दूसरा भी एक सोनी लिव एप्लीकेशन से वो आप डाउनलोड करके उसमें भी आप आंसर जवाब दे सकते हो। उसमें भी जैसे भी आप प्रोसेस है आपका, कहाँ से है, कितना एज है, मेल फीमेल सब जो है वो पूरा उसमें लिखने के बाद जो आपको आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा, ABCD में उसमें टच कीजिए और उसमें सेंड कर दीजिए। तो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए होता है, जनरल नॉलेज से बेस्ड होता है या फिर पर्सनल जानकारी रहती है? जनरल नॉलेज का। अच्छा। जैसे केबीसी में पूछा जाता है ना, उस टाइप का हर एक दिन एक सब्जेक्ट। तो वो तो अपन मोबाइल और लेकर के भी बैठ सकते हैं तुरंत उसमें। हाँ, बिल्कुल। आंसर अपन गूगल से लेकर भी दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो सोनी लिव में जब जाएंगे ना तो उसको ये नहीं कि तुरंत 2 सेकंड में देना, आप आराम से गूगल सर्च करके भी दे सकते हैं। अगर आपको टीवी में आ रहा है, टीवी में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी आप क्या होता है, ये 9 बजे से रात 9 बजे से शुरू करके नेक्स्ट दिन 8:55 तक इसका वैलिडिटी रहता है। ओके, उसमें आप कभी भी दे सकते। ओके, आप सुबह भी दे सकते, दोपहर में भी दे सकते, शाम को भी दे सकते, नेक्स्ट दिन 8:50 में भी दे फास्टेस्ट सकते। फिंगर फर्स्ट वाली कहानी नहीं है। कहानी नहीं, ये रजिस्ट्रेशन है। जैसे भी आप डाटा आप सर्च कीजिएगा सोनी का, उसमें अभी तो पिछले साल 85 से 90 लाख लोग रजिस्ट्रेशन किया था। पिछले साल
मतलब इसी 2025 के लिए। जी, हाँ। हाँ। पहले तो कम था, अभी जो है 85 से 90 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्ट्रेशन किया। वो रजिस्ट्रेशन 15 दिन कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो शायद बताना ठीक भी होगा कि खराब होगा पता नहीं, लेकिन सोनी टीवी खुद इसको एक्सपोज करता है, मुझे भी एक्सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से कॉल करेंगे हाँ जी, उतना ज़्यादा फायदा है। मतलब क्यों? एक एस्पिरेंट कई मोबाइल से कई कॉल मोबाइल करना से है। अलग मोबाइल नंबर, जैसे मैं जो पिछले साल किया था 14 मोबाइल से, 14 नंबर से किया था। ओके। जैसे मेरा 3 मोबाइल है, हाँ। वो 6 हो गया। रजिस्ट्रेशन भी 14 मोबाइल से कर सकते 14 हैं। नंबर से। 14 नंबर से कर हाँ, सकते हैं। कितने भी नंबर से कर सकते। ओके, उसमें तो सेम आइडेंटिटी से। सेम आइडेंटिटी से कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। नंबर आपको। अलग हो। हाँ, नंबर अलग होगा। ओके। ठीक है, जैसे मेरी बेटी का नंबर से, ठीक है, मेरा घर का नंबर से, मेरा 6 नंबर पर्सनल था, मेरा कॉलेज का नंबर से, मैं 14 नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था। ओके। उसमें फ़ायदा क्या होता है, नेक्स्ट राउंड में मैं जाता हूँ। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप उस मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाते हैं, न कि आपका नाम। उस मोबाइल नंबर आपको हाँ जी। उसमें रजिस्टर हो जाता है। हाँ ठीक है, जी, ठीक है। रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 15 दिन बाद आपको IVR कॉल आता है। IVR कॉल कैसे आता है मैं बता, जैसे 90 लाख लोग ये क्या IVR और वो कॉल, 90 लाख में मोबाइल 90 नंबर लाख से में रजिस्टर्ड आपको है। जो है वो लॉटरी सिस्टम जो होता है वहाँ, ओके ठीक है, उसको रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस बोलता है KBC का भाषा में। जी। तो रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में आपका नंबर अगर हो जाएगा तो ये मुश्किल से आपको 85-90 लाख में से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 12,000 से लेकर 13,000 या 15,000 तक मैक्सिमम लोगों का कॉल आता है। हम्म। तब सोचिए कहाँ 90 लाख और कहाँ 13 या 15,000। तो मैं मल्टीपल नंबर से करने का यही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो एक नंबर से आप किए तो तो 90 आपको चांस लाख बहुत कम है। हाँ हाँ। अगर आप 14, 15 या 10 नंबर से किया तो वो तो रैंडम सिलेक्शन का प्रोसेस का अब जो जैसे मेरा अभी 3 नंबर में IVR कॉल आया था। ओके, इस 14 बार। में से 3, 14 में से वेरी लकी। 3 आ गया था। तो जी। एक में भी मेरा नहीं होता तो तो दूसरे कहीं ना में तो कहीं दूसरे chances में था। तो कोई ना कोई चांस हो ही जाता। जी। तो IVR कॉल आता है। IVR कॉल क्या है, आपको पूछा जाता है, कुछ आपके बारे में पूछा जाता है। ओके। जैसे आप कहाँ से हैं, आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, बाकी में आप इसी नंबर से किया कि नहीं किया, ये सब सारी चीज़ कुछ पूछा जाता है। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मल्टीपल ऑप्शन ABCD, वो आपको पूछा जाता है। वो आपको ऑटोमेटिक है, आपको कोई बात लग रहा है, कोई बात कर रहा है या कर रही है, लेकिन ऑटो जनरेटेड है। जो अभी आपको ठीक है, ओके, अभी आपको 3 क्वेश्चन आएगा, आप उसको जवाब देना। अगर आप जवाब नहीं दे पाया फिर वो रिपीट करेंगे। ओके। ठीक है, जे नहीं आपका जवाब सुनाई नहीं दिया हमें, हाँ, फिर वो AI question- कॉल रहता हाँ है। हाँ, ये टाइप का है। तो अब 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना। उसके बाद एक आता है नियरेस्ट टू, जो बोलता है उसको नियरेस्ट टू करेक्ट, NTC बोलता है उसको। नियरेस्ट टू करेक्ट कैसे होता है, जैसे एक क्वेश्चन आपको, मतलब आपका नॉलेज जानता है। कभी कभी ऐसा है ना, कभी कभी लोग मल्टीपल चॉइस में तो आप कुछ भी दे सकते हैं, हाँ जी। दे सकते हैं ना, जी, जी। आपको असेसमेंट नहीं कर पाएगा वो। हाँ आप बाकी में जानकारी से दिया या तुक्के में दिया, हाँ हाँ। तो इसके लिए एक NTC करता है वो, ओके नियरेस्ट टू करेक्ट। ओके। वो पूछता है जे अब दिल्ली से जो है रायपुर का डिस्टेंस Distance कितना है कितना आप है? बताएं। वो NTC मतलब नियरेस्ट टू करेक्ट, ऐसे नहीं जो एग्जैक्ट आपको बोलना हाँ है। हाँ हाँ। आपको जानना Approximate, हाँ, जानना हाँ। चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली आप कितना आपका कॉन्शियस है, हाँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, तो बोलिए ठीक है, आपका हिसाब से आप कुछ भी बोल दीजिए, जैसे आपको जानकारी है। एग्जैक्ट होना कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोल पाया शायद हाँ। मेरे को, ऐसा नहीं। वो NTC नियरेस्ट टू करेक्ट। जैसे आपको बोलेंगे माइकल फेल्प्स कितने ओलंपिक पदक जीते, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं 87 बोलना, 27 बोलना कोई जरूरी नहीं होता है। तो आप 30 भी बोल सकते हैं, 25 भी बोल सकते हैं, 26 बोल, आपको जैसे नॉलेज है। तो वही जानना चाहते हैं ना, जो मैं पहले बोला वही जानना चाहते हैं, ये बंदे में कॉन्शियसनेस है कि नहीं, जानकारी कि नहीं। अब माइकल फेल्प्स का बोले कितना हो सकता, 4-5 हो सकता हाँ जी। या 10 हो 10 सकता, हो सकता, उससे ज्यादा क्या ही 10 होगा। बोलेंगे तो वो समझ जाएगा नहीं इनका जानकारी नहीं है। समझ रहे बात, इस चीज़ के लिए वो NTC करते हैं। फिर हो जाएगा, फिर आपको बोलते हैं ठीक है ओके, आपको अगर रैंडम सिलेक्शन में आप सिलेक्ट हुए तो आपको PI और ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। वो 1 महीना बाद होता है। आप जो आंसर दिए हैं उसका ऊपर बेस करके उन्होंने फिर ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ग्राउंड ऑडिशन कैसे में बुलाते हैं, 2 जगह में ग्राउंड ऑडिशन हुआ था पिछले साल, दिल्ली में और मुंबई में। ओके। जो नॉर्मली क्या होता है, वो लोग भी एक कैंडिडेट को थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन साइड का लोग है या जो भी UP साइड का है, तो वो दिल्ली में बुलाते हैं।
और अदर जो ऐसे छत्तीसगढ़ और आपको मध्य प्रदेश ये पीछे जो साउदर्न साइड में, वो नॉर्मली मुंबई में बुलाते हैं। ऐसा नहीं जी एग्जैक्ट सबको बुलाता है, ऐसे नहीं, कभी कभी मिसमैच भी हो जाता है। ओके कई कई लोगों का हो जाता है। ओके लेकिन नॉर्मली जो प्रोसेस बोल रहा है, एक दिल्ली में होता है, एक मुंबई में होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, एक भेनू दे देता है, मैसेज आता है, एक कॉल भी आता है, भेनू भी दे देता है आपको, ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है आपको उसमें। और मैसेज के आधार पर आपको वहाँ पे जाना, कितना बजे कितना, वो पूरा डायरेक्शन देता है। जो 7 बजे आपको गेट ओपन होगा और 9 बजे के बाद किसी को जाने नहीं देगा अंदर। तो 7 बजे से पहले आप पहुँच जाए अच्छा से, क्योंकि वहाँ आपको सीरियल नंबर का अनुसार नहीं होता है, पहले आओ पहले पाओ। ओके ठीक है, तो जो ज़्यादा जल्दी, मान लीजिए 7 बजे गेट खोलेगा, उसके लिए आप सोचिए ठीक है 7 बजे जाएंगे, नहीं, मेरा सलाह है आप पहले ही जाइए, 4 बजे चले जाए, 5 भीड़ बजे बहुत हो चले जाती है। 5 बजे चले जाए, क्योंकि उस टाइम का तो क्या आप बीजापुर से गए थे सर उधर? हाँ, मैं Okay. वहाँ बीजापुर से गए थे, जी मुंबई में बुलाया गया था मैं। जी जी तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए आप जाएंगे, जैसे लाइन लगता है पूरा लंबा, कम से कम एक दिन में 1000 लोगों को बुलाता है नॉर्मली। ओके 1000 को, जो मैं असेसमेंट किया है, मैं जिस दिन गया था वो 780 लोग आया था, तो मैं सोचा जी 1000 को कॉल किया गया। हाँ शायद उसमें लाइन लगता है और वो लोग भी रहते हैं, और जो भी वहाँ हंगामा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ मुझे देखा है, जो भी केबीसी का लोग जाते हैं, बहुत डिसेंट लोग जाते हैं और डिसिप्लिन लोग जाता है। अब 1000 लोगों का लाइन नॉर्मली दूसरे जगह में होगा, आप देखो रेलवे काउंटर में, टिकट काउंटर 10 लोग भी हाँ ये करते हैं, लेकिन मैं देखा इतना अच्छे से लोग जो है एकदम लाइन में खड़ा रहते हैं। हाँ और उनको भी पता मैं पता है ना। इनडिसिप्लिन करेंगे तो हाँ, शायद मेरे को रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक बात क्योंकि है। पूरा कैमरा रहता है। हाँ जी तो सब बहुत एकदम शांति से सब लाइन में लगे रहते हाँ हैं और आते हैं। और जैसे भी गेट में आता है, गेट खुलते हैं तो आपको अंदर जाने देता है। उसके बाद आपको सबसे पहले कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, आपको मोबाइल नंबर पूछते हैं। मोबाइल नंबर जो है उसको सर्च करते हैं, अगर रियली जो है आपको सही उसी नंबर में कॉल है, उस नंबर सिलेक्ट हुआ, तो फिर उसके बाद आधार कार्ड और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो वगैरह मांगते हैं। फिर वो लोग एक कॉपी आधार कार्ड रख लेते हैं उसके, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। ओके जैसे जो पहले गया ठीक है तो MUM करके 0001 ऐसे आपको एक नंबर देता है। फिर जैसे बाद में आएगा ऐसे ऐसे सीरियली जाता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। फिर आगे अंदर जाने देता है। एक एक रूम में, वो बहुत बड़ा जो है स्कूल या कॉलेज वगैरह हायर करते हैं Okay. 1000 लोगों के लिए। हाँ। तो एक एक रूम में 50 लोगों को बैठाते हैं, जैसे स्कूल का रूम होगा ना, जी, जैसे जी, 50 बच्चे पढ़ते उसी जी, टाइप जी। का 50 लोगों का बैठाते हैं। और जैसे ऐसे 20 रूम रहता है, 20-25 रूम रहता है 1000 लोगों के लिए, तो 50 लोगों का बैठाते हैं। उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट में, एक सबको एक ही साथ, मतलब जैसे उनका होगा घंटे होगा, 10 बजे होगा, 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी है सिस्टम पूरा जो है चेकिंग सिस्टम कंप्लीट होने के बाद 9 बजे मान लीजिए एक अलार्म बजता है, जो भी है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। जी 20 क्वेश्चन देता है OMR शीट में, मल्टीपल चॉइस। वो क्वेश्चन हर एक फील्ड से आता है, ओके जैसे करंट से आता है, पॉलिटिक्स से आता है, साइंस से आता है, जियोग्राफी से आता है, हिस्ट्री से आता है, इंटरनेशनल न्यूज़ से भी आता है, सब कुछ मिक्स करके 20 क्वेश्चन देता है, और उसमें टाइम देता है 20 मिनट। तो 20 मिनट 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए बहुत टाइम है, ठीक बात है हाँ बहुत टाइम है। हाँ। ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन जो आपको देना है, 20 मिनट बाद आपको पूरा आंसर शीट और कॉपी जो है क्वेश्चन सेट ले रहता है। मैं यह एक आपको जो है देना चाहता हूँ सलाह। MCQs ही रहता है हाँ हाँ हाँ, एक सलाह देना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है, तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 20 क्वेश्चन 20 मिनट बहुत मिनट, टाइम। एक मिनट मेरा में सलाह question। यह है कि आप जो जो क्वेश्चन जानते हैं एग्जैक्ट, आपको 100% क्लियर है, जो उसका एकदम 100% सही है, वो पहले आप कर लीजिए। नेगेटिव भी रहता है हमारे नहीं, नेगेटिव मार्क नहीं, वो पहले कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए 20 में से आप 12 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट आप जानते हैं, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे होगा थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, क्या होगा पता नहीं, तो आप थोड़ा एनालाइज कीजिए और उसको ओमिट कीजिए। ओमिट जैसे 4 ऑप्शन है ना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, तो और 2 बच गया, उसमें से आप दीजिए। और अगर लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बच जाता है तो आप भगवान का नाम लेके उसको कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ मैं देखा हुआ 17 से 18 जो है कट ऑफ मार्क होता है ओके नॉर्मली। अगर क्वेश्चन बहुत टफ मतलब होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा होता है। आप 20 में से 17 मार्क्स मारना इतना आसान नहीं नॉट अ होता जोक है, हाँ बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए वो बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, और टाइम का अंदर जो अपना अच्छा हिसाब से करना है। और जैसे 12 मैं बोला ना, 12 करेक्ट तो मेरा हो ही गया, 12-13 तो करेक्ट हो गया, और 3-4 में ये डाउट में है तो उसमें भी 3 मिल जाएगा। और अगर 2 बच गया, 3 बच गया, उसमें से भी 1-2 बजे तो आपको 17 तो मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो मेरा जो असेसमेंट किया था 20 में से मेरा 19 करेक्ट हुआ था।
तो उसके बाद ले लेंगे। उसमें लेने के बाद जैसे कि देखा गया आपको रिजल्ट देता है, 50 लोग बैठते, उसमें से मुश्किल से 6 या 7 लोग होता है ओके, क्वालिफाई करते हैं। हैं। हाँ, कट ऑफ मार्क, ठीक है। तो वही मतलब 10 में से आप मान लो 8 में से एक इसी टाइप का। 1000 लोग आते हैं, 100 लोग या 120 लोग, हमारे हम जो जिस टाइम दिए थे 120, शायद 120 10% मान के चले 10% का आसपास है। तो वो आपको, अगर आप केबीसी के लिए जाना चाहते तो रियली आपको तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा जो ठीक है मैं केबीसी में चला गया, हो गया और बस इतना पैसा खर्च करके मुंबई, क्योंकि अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ता है पूरा, आपको ऑडिशन देने के लिए अपना पैसा खर्च करके जाना। होटल में मुंबई का होटल चार्ज काफ़ी है, मतलब 2500 से नीचे तो है ही नहीं। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट तक पहुंचने के बाद में शायद फिर सारा खर्च केबीसी। तो ये सब सारी चीज़ तो आप तैयारी करके ही जाइए, नहीं तो आपको ये पैसा खर्च जो है फालतू आ जाएगा, फिर आप दुखी मन होके चले जाएगा। तो मेरा सलाह जो है, आप अगर फास्टेस्ट फिंगर कहिए ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आ रहा है तो अच्छा से आप तैयारी करके जाइए, क्योंकि 17 तो कट ऑफ मार्क रहता ही रहता है, 16-17 रहता है। तो होता है जैसे 120 क्वेश्चंस बहुत हार्ड रहते हैं? नहीं, हार्ड नहीं रहते, सिंपल रहता है, सिंपल रहता है। देखिए उनका भी इतना सालों से कर रहा है, उनका भी पता है जहाँ हम कैसे कैंडिडेट को लेना है, ठीक है। ऐसे इसलिए इजी भी रहता है, मुश्किल से 2-3 हार्ड रहता है, बाकी उसी में ही सारा कुछ तय हो जाता है। उसी में तय हो जाता है। 4 जो हार्ड रहता है उसी में तय हो जाता है ये बंदा में कितना दम है। तो फिर हो जाता है, फिर जैसे मैं बोला ना 120 है, ऐसे उनका काउंटर होता है, 4-5 काउंटर होता है। जैसे उनमें एसएससी आप देखे होंगे, एसएससी यूपीएससी जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। हाँ, एक बात मैं भूल गया, उसके बाद क्या होता है, जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसके 15 पेज का बुकलेट दिया जाता है। बुकलेट में क्या होता है, आपको सारे डिटेल्स लिखा रहता है, आपका नाम, आपका कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से हायर सेकेंडरी किया, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से टेक्निकल कोई पढ़ा है तो कहाँ से पढ़े हैं, आपका पूरा परिवार का विवरण देना पड़ता है, वो लोग क्या करते हैं, सर्विस में करते हैं, क्या करते हैं, आपका मैरिज के बारे में पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। आप देखे होंगे कोई पूछता है जो आपको मैरिज, लव मैरिज हुआ कि कैसे मिली, वो सब सारी चीज़ लिखना पड़ता है। ओके, सब लिखना पड़ता है, 15 पेज का है। फिर वो वहाँ पे वीडियो में शायद डिस्प्ले भी होता है लाइव का? नहीं, लिखने वाला नहीं, वो लिख के देना पड़ता है, ठीक है। आपको आपका लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ कि नहीं है, आप दुखी हो के जिंदगी में कभी सुसाइड के लिए सोचा कि नहीं, ये बहुत सारी चीज, आप या कितना पैसा जीतना चाहते हैं, अगर आप जो एक्सपेक्ट करो पैसा जीतेंगे तो आप क्या करेंगे, मतलब सब कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। केबीसी में क्यों आना चाहते हैं सारे लिखा रहता है। और उसके बाद वो बुकलेट का साथ फिर आपको इंटरव्यू रूम में बुलाता है। बुकलेट पहले चला जाता है, जो जजेस है वो लोग पहले पढ़ लेते हैं और आपका आंसर शीट भी वहाँ पे रहते हैं। जैसे बुलाया गया, मेरा तो मेरे ख्याल से मेरा था 31 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, ओके, और मैं तीसरे में था। तीसरे में थे? हाँ, तो 31 में मतलब 30 में से वही तीन ही बंदा हुआ, इसी टाइप का है। तो मेरा पहले 2 चले गए, मेरा जो है उसमें इंटरव्यू के लिए 3 था। तो पहले उनको बुलाते हैं और बुला के जो है सारी चीज़ उनको पूछते हैं। अगर आपको स्टोरी जो है आपको पसंद आया तो नेचुरली आपका इंटरव्यू ज़्यादा टाइम होगा। ओके, हाँ, अगर स्टोरी आपको ठीक से नहीं बना तो मुश्किल से 7-8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में वो कंप्लीट कर देते। तो मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर आप केबीसी में सीरियसली है तो बुकलेट बहुत अच्छा से भरे, आपका बारे में पूरा जानकारी दे। ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन हाँ ना करके ऐसे करके आप लिखे जो कैसे मैरिज हुआ, ठीक है, अरेंज मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज लिखने के बाद भी लिखिए। अगर लव मैरिज है तो उसके बाद भी आप लिखिए जो ऐसे लाभ हुआ, ऐसे हुआ। तो जितना आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो आपके बारे में उनको ज़्यादा जिज्ञासा होगा, तो आपको पूछेगा, नेचुरल जिज्ञासा होगा तो इंटरव्यू आपका बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। तभी हम लोग देखते हैं जैसे शो में ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं। हाँ, देखिए ये सब, ये आपका उसको बोलते टीआरपी। हाँ, वो टीआरपी चाहिए उनको। आपका बारे में लोगों का जितना इंटरेस्ट होगा तो लोग उतना देखेंगे, टीआरपी भी उतना बढ़ेगा उनको। तो मैं सलाह दूंगा, जितना बुकलेट अच्छा से आप भर पाएंगे ना वो अच्छा। ऐसे कोई जरूरी नहीं जब इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, ऐसे कोई नहीं है, कुछ ये नहीं। वो लोग तो बोलते हैं कुछ क्वेश्चन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ आप इंग्लिश में। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ बुकलेट को फिल अप करें। आपको एक प्रोजेक्ट कीजिए, आप क्या है, आपका बारे में अच्छा से उसको प्रोजेक्ट कीजिए, तभी आपको होगा। जैसे मेरा पहले, मैं 3रा नंबर में था, ठीक है। तो मेरा पहले एक लड़की थी, हाँ शायद, उसका 8 मिनट हुआ जस्ट, आया फिर निकल गया। फिर 2रा नंबर में तो वो भी 10 मिनट हुआ। तो मैं ही सोच रहा, सर जी कैसे हैं। फिर मैं गया तो उनको अच्छा से बैठे हैं सब बात। मेरा जो है मेरे ख्याल से 42 मिनट या 41 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ। माय गुडनेस। तो क्योंकि मेरे में उनका इंटरेस्ट था। हाँ जी, मेरे में इंटरेस्ट था। एक देखिए, मैं तो जो है आज जो भी हो बात अलग है, लेकिन मैं गरीबी से आया है। हाँ जी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ,
गरीबी से पाला है, एक फार्मर मतलब कृषक परिवार का हम बेटा, मेरा पिताजी भी कृषक थे, मैं भी पढ़ाई का साथ साथ खेती बाड़ी भी करता था। दूसरा बात, मैं फोर्स में आया, सहारा जाएगा में मैं जो है पूरा ऑल इंडिया में सर्विस किया। अभी बीजापुर में नौकरी कर रहा हूँ, नक्सल बेल्ट में। तो उनका भी क्यूरियोसिटी हुआ जी कैसे आप लोग ऐसे ड्यूटी करते हाँ हैं, जी। कैसे हैं। मैं उसके बाद इंडियन आइडल में गया, वो भी एक इंटरेस्टिंग था। तो मैं गाना भी सुना, अमिताभ जी के लिए मैं गाना भी जी। कंपोज किया था खुद, आपको पता होगा। हाँ, वीडियो में प्ले भी होगा। हाँ जी। तो भी उनको एक इंटरेस्ट लगा। अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया मैं। हाँ, यूनाइटेड तो यूएनओ में मेरा भी आप गए एकदम हुए पूरा हैं। कंप्लीट एक पैकेज था, Okay. यूं कहा जाए तो। हाँ इतना ज़्यादा, इतना कॉम्बिनेशन जो है मतलब बहुत ही रेयर लोगों का आता है। हाँ जी। ठीक है। और मैं समाज सेवा भी करता हूँ, हाँ जैसे आपको बेटी, गरीब घर के बेटी को पढ़ाता हूँ। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था। मेरा 41-42 मिनट हुआ था, तो मुझे बहुत सेटिस्फाइड हुआ। और मैं जब इंटरव्यू दे के आया बाहर, तो फिर मेरा पीछे वाला मतलब सरप्राइज हो गया, अरे भाई क्या बात हो गया, आपको इतना मिनट लग गया। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को मेडल भी मिला था। ओके। हाँ 9 जी, मेडल मिला, 9 वो मेडल मेडल भी साथ में लेके गया था मैं। हाँ हाँ तो भी वो बहुत मतलब इम्प्रेस हो गया। हाँ तो मेरा ये कहना है, अगर आप केबीसी के लिए सीरियसली तैयारी करें तो आप खुद को अच्छा से तैयारी कीजिए और आपको बुकलेट अच्छा से भरे। दूसरा बात, इंटरव्यू के लिए एक बात मैं एस्पिरेंट को बताना चाहूँगा, आपको ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, आपको सुनने के लिए उसको मजबूर कराए। हम्म ये नहीं कि जो वो पूछेगा वही आप जवाब देना, ऐसे नहीं। आप अपने तरफ से अपनों को एक्सपोज कीजिए। तो खुद को आपको जैसे जैसे बोलते हैं ना किताब, आपको उसको खोल दीजिए ताकि वो पढ़ पाए आपके बारे में जानकारी ले पाए। और एक चीज़ मैं जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड को जानता हूँ मैं, ठीक है, वो मेरे से मैं समझता 10 गुना नॉलेज है उसका। ओके। वो 7 बार इंटरव्यू दिया अभी तक एफएफएफ के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। वो भी सीआरपीएफ में? नहीं, सीआरपीएफ नहीं, वो डॉक्टर है मेडिकल डिपार्टमेंट में। हाँ जी। लेकिन वो क्या है, उसका मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, उसका अपीयरेंस नहीं है। जैसे मैं आपका साथ बात कर रहा हूँ, मेरा अपीयरेंस देख रहे हैं हाँ ना, जी। लेकिन उसको अपीयरेंस नहीं, शाइनेस बहुत है, वो हाँ। बोल नहीं पाते, क्योंकि ये Introvert nature आपको के होंगे। क्वालिटी का साथ साथ आपको नॉलेज का साथ साथ अपीयरेंस भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्योंकि है। आपको अमिताभ जी का सामने बैठ के बात करना, कोई मामूली इंसान का मामूली साथ इंसान नहीं बात है। नहीं करना। ठीक हाँ। है, जैसे आप फ्रेंड का साथ बात नहीं करना, आपको अमिताभ जी का साथ बात करना, तो आपका अपीयरेंस भी उसके अनुसार होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपका अपीयरेंस नहीं है, आपका अंदर नॉलेज कितना भी है, हाँ। आपको नहीं लेगा। क्योंकि आपको शो ऑल दिखाता है, पूरा इंडिया ऑल वर्ल्ड देखता है, तो आपके अपीयरेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो अपीयरेंस भी मेरा था। हाँ। क्योंकि इसीलिए अपीयरेंस हुआ मेरे को। मैं सोशल प्लेटफॉर्म में भी मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ, यूएन मिशन में भी मैं गया, वहाँ भी लेक्चर दिया, तो मेरा अपीयरेंस अच्छा था। तो सर, जैसे ये सब चीज़ों के लिए फिर उसके बाद में जब मैंने कहा कि इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस वो क्या होता है? हाँ, मैं बता रहा, इंटरव्यू जो हो गया, आपको 1200 लोगों का मान लीजिए हो गया इंटरव्यू, उसमें से 1200 लोगों का कॉल नहीं आता है। मुश्किल से आपको 100 लोगों का आता है। 1200 में से 100 लोगों का आएगा मुश्किल से। 100 लोगों का आता है। ठीक है, तो वो भी 10%, वो भी 10% हो गया। ठीक है, 100 लोगों का एफएफएफ कॉलिंग, वो 15, वो क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करता है किस किस का कब लिया जाए, उसके अनुसार आपको आता है। ये नहीं कि आप इंटरव्यू दे के आए, आपको कल ही आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसा नहीं। इंटरव्यू दे के आए, अगर आपका अच्छा गया, आप लास्ट तक, देखिए मेरा दिसंबर में आया, लास्ट एपिसोड मेरा था, तो मैं ये कब इंटरव्यू दे के आया था, मेरे को लास्ट में आया। तो ऐसे नहीं है, आप हताश मत होइए। जब इंटरव्यू दे के आया, अरे मेरा तो कॉल ही नहीं, इन लोगों तो आ गया, मेरा नहीं और आएगा। कॉल आने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कहीं फेक कॉल तो नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको। फिर एफएफएफ के लिए फर्स्ट फिंगर के लिए कॉल आता है, वो बोलते हैं जी आप कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जो इंटरव्यू दिए थे और जो है आप एफएफएफ के लिए सिलेक्ट हो गए, आपको इतना तारीख से इतना तारीख आपको शूटिंग होगा, क्या आप मुंबई आ पाएंगे? अगर वो आप नहीं आ पाएंगे, बोले ठीक है मेरा और कोई असाइनमेंट है बिजी, तो वो डेट चेंज कर देता है। अच्छा, डेट भी चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए पूछता है आप आ पाएंगे कि नहीं। तो नेचुरली लोग क्या है बोलते हैं, हाँ आ पाएंगे, क्यों इतना दिन से इंतजार कर रहा है। हाँ, लेकिन ये भी हुआ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लोग डेट चेंज कर देते हैं। और आप क्या बोले थे सर? जैसे फेक कॉल्स का तो ऐसा नहीं रहता है। फेक कॉल का इसलिए नहीं आएगा आपको, जो है आपको, अगर आप केबीसी इतना सालों से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, फेक कॉल हो भी सकता है, लेकिन आपको पूरा पता लग जाएगा ये फेक कॉल है या नहीं। अगर आपको फेक कॉल, क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, तो समझ में आ जाता है। तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फेक कॉल आप ये करना चाहते हैं, आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको पूछिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, क्या है। सीधी सी बात है। मैं एक सिंपल, एक में ही वो
आउट हो जाएगा। अगर फेकल है तो आप अगर आपको लगे नहीं ये फेकल है तो आप पूछ लेना मेरे सर मेरा यस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होता? नहीं कोई नहीं, हाँ, हैक करने का चांस भी नहीं कोई है? नहीं, कोई नहीं। आप सिर्फ डाटा वही पूछिए सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था और मैं कहाँ इंटरव्यू दिया था, बस वही पे वो आप समझ जाओगे जी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ तो आपको उनके पास डाटा रहता है, आपको जो कॉल करते हैं ना पूरा डाटा रहता है, आपका नाम कहाँ का है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब रहते हैं उनके उसके पास। बाद जैसे फिल्ट्रेशन हुआ इंटरव्यू के बाद में, फिर आपको कॉल आता है और आप कॉल के बाद में आप वहाँ पे हाँ एफएफएफ के लिए कॉल आता है। उसके बाद से पूरा जिम्मेदारी केबीसी का है, आपको आने जाने का होटल में बहुत अच्छी तरीके से वो लोग अरेंज करता है। नहीं क्या क्या प्रोसेस बताया आपने? एफएम एफएफएफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को ट्रिपल एफ कहते हैं। वो सिलेक्ट हो गया तो आपको बोलते इतना तारीख को आपको मुंबई आना, इतना तारीख से आपको ये होना शूटिंग होना है, आप साथ में किसी को भी आप परिवार को एक सदस्य को लेके आ सकते हैं, किसका आप लाना चाहते हो उसका आधार कार्ड और जो भी है सारी कुछ आइडेंटिटी देना पड़ता है। और ये जो ड्रेस वगैरह है आपका कॉन्टेस्टेंट प्लस जो है आपका साथ जो जाएगा वही लोग सिलेक्ट करता है। सर आपने ये सब चीज़ों के लिए बीजापुर से अपने जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं जो बस्तर नक्सलिज्म को ज़्यादातर फेस कर रहे हैं, क्या उनसे भी परमिशन लेना पड़ा होगा? जैसे आईजी साहब हैं सुंदर राज पी सर, उनसे भी आपको परमिशन लेना पड़ा होगा? लेना पड़ता है। ईच एंड एवरी जो भी सर्विस कर रहा है, मुझे लगता है सिर्फ सीआरपीएफ बोल के नहीं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, इवन सिविल में भी जी, रेलवे में है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मुझे लगता है उसको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि हम सीसीएस कंडक्ट रूल का अंडर अधीन आता है। और सीसीएस कंडक्ट रूल में ये कहा जाता है आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी भी शो में कोई शो में भाग लेने के लिए आपको परमिशन लेना पड़े। तो मैं जैसे भी मेरे को कॉल आया था एफएफएफ के लिए तो मैं तुरंत बता दी, उसी दिन मैं एप्लीकेशन दे दिया आईजी साहब का नाम पे। ओके जी सर मेरा ऐसे ऐसे एफएफएफ केबीसी से मैं रजिस्ट्रेशन किया था, सिलेक्शन हो गया, एफएफएफ के लिए कॉल आया और मुझे इतना तारीख को बुलाया गया, मुझे परमिशन दिया जाए। तो उन्होंने परमिशन दे दिया। कुछ बोला उन्होंने? तो उन तो खुशी हुई उनको, खुशी हुई, हाँ। पर्सनली तो नहीं बोले, लेकिन उनका जो स्टाफ है, स्टाफ ऑफिसर जो भी उनके द्वारा बोला गया जी रियली अच्छी बात है, हमारे केबीसी का तरफ से एक बंदा जो है वहाँ जा रहा है तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कुछ इंक्वायरी ज़्यादा नहीं किया, ऑर्डर परमिशन दे दिया। जब वहाँ पे आप पहुँचे सर और ट्रिपल एफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद में जब आपको मौका मिला, विप्लव विश्वास 3.83 सेकंड्स में आपने आंसर कर दिया और जब आप स्टेज पे पहुँचे आपके आंसू निकल रहे थे सीआरपीएफ के बारे में बताते हुए और अमिताभ जी ने आपको टिश्यू पेपर दिया, आपको पानी पिलाया, बिल्कुल वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट देखिए मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गया जी। भावुक होना स्वाभाविक है, इसीलिए क्योंकि हमारा सीआरपीएफ का जो है जॉब जो है बहुत टफ है और मैं अपने सामने से अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है। मैं सिर्फ ये यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोस्टिंग था उस टाइम जो है, उस टाइम त्रिपुरा में बहुत उग्रवाद था, ठीक है। तो मेरा दोस्त जो है मेरा सामने से उसको गोली लगा मर गया। मैं मणिपुर में भी तैनात था, मणिपुर में मेरा इनकाउंटर मेरा हुआ था, मैं जब ड्यूटी में था 2 इनकाउंटर, उसमें भी 2 शहादत मिले। यहाँ आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक साथ 76 जवान शहीद। हाँ जी, हाँ जी। तो नेचुरल भावुक होना बहुत नेचुरल है ये भावुक होना, तो मैं भी भावुक हो गया था। और लेकिन मैं चाहता था मैं चूँकि सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सीआरपीएफ का बारे में भी थोड़ा जानकारी दो, मतलब हम कितना टफ जॉब हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा भावुक हो गया था और मेरे लिए वो भावुक पल ही था, वो अंदर से आया था। हो सकते कोई कहेंगे जी नहीं करना था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया खुद को। उसके बाद जब सवाल शुरू हुए तो बहुत जल्दी आप 50,000 और उसके बाद में 3,20,000 5 लाख बहुत जल्दी आपने पहुंचे। और जब अमिताभ जी ने फिर एक बात पूछा आपको, एक क्वेश्चन आपको अमिताभ जी ने पूछा कि आप कंपनी के तौर पे किसे लेकर के आए हैं, तो आपने कहा कि सीआरपीएफ के जवान और सारे लोग। तो सर जो मैं भावनात्मक रूप में भी जानना चाह रहा हूँ कि फैमिली में जैसे आपने बताया था कि आपके पिता के साथ आप देखा करते थे और कोरोना के समय में आपकी वाइफ की जो है मृत्यु हो गई थी, तो उस पल में आप जब वहाँ पे बता रहे थे तो अंदर में क्या कुछ हो रहा था? हाँ, जो पहले जो मेरा ये था, मैं साथ लेके नहीं जा पाया। मेरे एक बेटी है, उसको लेके जाना था, लेकिन उसका कुछ एग्जाम की वजह से वो नहीं जा पाए थे। सभी तो चाहते जो अपना एक साथ में लेके जाए, तो मेरा एक दुख था जो मैं किसी को ला नहीं पाया। हाँ, अगर मेरा वाइफ होती तो नेचुरली हो जाती, श्योर हो जाती, और पापा को भी लेके जाते, पापा रहते तो एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत एक
भावुक पल तो था ही, क्योंकि हमने जो मेरे को इंस्पायर किया, मेरा फादर जिससे मैं देख के इंस्पायर हुआ, और जो मेरा जीवन साथी सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कैसे किया मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जी sure. जैसे देखिए हम लोग, कोई बोला ना, मैं ड्यूटी करके आने के बाद नॉर्मली सभी जवान क्या करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, जितना उनका सारे दिन का जो फीलिंग से बात करते। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हम बात करते थे तो जस्ट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात करके हम निपटा देते थे, क्योंकि हमें भी पता था पढ़ाई करना है, उन्हें भी पता था जो हम ज़्यादा टाइम उनका साथ बात करेंगे तो पढ़ाई में उनका जो है व्याघात विघ्न घटेगा। तो इसलिए वो भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके, सब बढ़िया है, हम सब ठीक है, बढ़िया ठीक है। उनको भी वो भी बोलते थे ठीक है, तो आप जब केबीसी में जाओगे तब को आपको ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब हम आराम से सब बात करेंगे। तो सेक्रीफाइस किया। तो मेरा दुख ये था, जो मेरा इंस्पिरेशन था, जो मेरा सेक्रीफाइसर था, उनको मैं ला नहीं पाया। तो वो थोड़ा मेरे लिए भावुक पल था, और बेटी को भी मैं लेके जा नहीं पाया। ये थोड़ा मेरे लिए बहुत भावुक पल था। अमिताभ जी सामने जब बैठे थे और आपने सीआरपीएफ की ड्यूटी के बारे में जब बात बताया, और वो बोले कि बेहद टफ ड्यूटी है, इन परिस्थितियों में आप ड्यूटी करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, आपके पराक्रम को, आपके जज्बे को उन्होंने सैल्यूट किया। तो उस समय क्या आपको लग रहा था कि जो भी मैंने लाइफ में किया है आज वो सार्थक पल है, उस पल को साक्षात्कार करने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरली हमें तो गर्व है सीआरपीएफ को, मैं एक सीआरपीएफ का सदस्य हूँ, और मुझे इस बात का ये भी गर्व है जो मैं सीआरपीएफ का सदस्य होते हुए, इतना टॉप जॉब करते हुए, फिर इतना पढ़ाई करते हुए वहाँ पर पहुँचा, और मैं सीआरपीएफ का नाम रोशन किया। और ये भी खुशी का बात है, मैं सीआरपीएफ का पहला जो है बंदा है जो 1 करोड़ रुपया जीता है। तो नेचुरली तो खुशी, यू आर द फर्स्ट मैन टू। तो खुशी का, इससे पहले भी बहुत लोग गए हैं सीआरपी से, मैं जहाँ तक जानकारी है 10-12 लोग गए हैं। तो लास्ट जो मैक्सिमम अमाउंट तक जीते हैं 12.5 तक जीते हैं। ओके। तो मैं ये हमारे डीजी साहब भी मेरे को बुलाया था जी, जो डायरेक्टर जनरल साहब है, दिल्ली में रहते हैं, पर्सनली मेरे को बुलाया, मैं गया, मेरे से मिला, काफ़ी बात किया। और उन्होंने भी इस बात को बहुत जिक्र किया जे आप सीआरपीएफ का नाम रोशन किया। और हमारे जो कमांडेंट सर है 196 का कुमार मनीष सर, उन्हें भी बहुत हमें ये क्या जो आप हमारे वेटलैंड का नाम रोशन किया, हमारे जो है खास तौर पर बीजापुर का नाम आपने रोशन किया। जिस क्षेत्र को जाना जाता है कि अबूझमाड़ है, वहाँ कहीं कुछ नहीं है, वहाँ से आप जाते हैं और 1 करोड़ जीत के आते हैं। बीजापुर के साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, और सीआरपीएफ का नाम तो रोशन किया। तो बहुत ही एक अच्छा ये था, पल था मेरे लिए। सर जब शो के बीच में 50 लाख का क्वेश्चन आया, जहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा था आंसर के लिए कि आखिर ABCD में होगा कौन सा, आइलैंड के रिलेटेड वो क्वेश्चन था, तो उस समय क्या लगा कि मैं हारने वाला हूँ? क्योंकि 50-50 इतना भरोसा नहीं कर सकते आप उस पर, तो क्या लग रहा था? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा मैं हार सकता हूँ। हाँ, एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा। That is confidence of a जवान। मेरे सच बोल रहा हूँ, मुझे आप मेरा शो आप देखिएगा, देखिए मेरा अंदर कभी ऐसे, तभी तो अमिताभ जी आपके फैन हुए, लीडर है। कभी लगा ही नहीं, जो नहीं है, मुझे लगा नहीं ये आंसर होगा, क्योंकि जब 2 आंसर चले गए और 2 बचे हुए था, तो मैं जो है होलगोलैंड जो उसका आंसर था उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और मुझे सच कहो तो मेरा ऊपर वाला का ऊपर बहुत भरोसा था। मैं जो इतना किया है, लोगों का जो निस्वार्थ सेवा किया है, जो गरीब लोगों का मैं सेवा किया है, मैं सिर्फ 4 बेटियों को नहीं पढ़ा है, मैं अपने गांव में जो अपना आसपास का जो गांव है, ठीक है, उन पे जो गरीब लोग हैं उनको मैं हमेशा जो जी, है आप अपने कमाई का 10% 15% जो भी है मैं उनको देता हूँ। जैसे ठंडा का सर्दी का मौसम में सबको मैं कंबल वगैरह, अगर मैं फिजिकली नहीं रहता हूँ, मेरा भाई जो लोग वहाँ है गाँव का लोग हैं, उनको मैं पैसा भेज देता हूँ और वो लोग जो हैं दे देते हैं, ठीक है। मैं फिर बाद में जब जाता हूँ तब उनसे मिलता हूँ। पूजा का मौसम में जैसे टाइम में, जैसे दुर्गा पूजा होगा और टाइम में मैं जो भी है, जिनका सब नया नया जो जिनका कपड़ा खरीद करने का नहीं है, हैसियत नहीं है, तो उनको मैं देता हूँ। उसके बाद मेरा जो मैं उनको सबको बोल के रखा, जो गरीब लोग हैं जिनका बेटी का खासतौर पर शादी में जिनको नहीं कर पाते हैं, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है ना, शादी में मैं जो चीज़ देखा, जो आपको एक प्लान रहता है, एक असेसमेंट रहता है। मैं जो मान लो सपोज 2 लाख रुपया मेरा खर्च होगा, लेकिन क्या होता है उससे ज़्यादा खर्च हमेशा हो जाता है। तो मेरा ये एक अलग टेक्निक है, मैं पहले नहीं देता हूँ, मैं शादी हो जाता है उसके बाद उस बंदे से मिलता हूँ, उसका फादर से, फिर मिल के
फिर मैं बोलता भाई क्या है, कैसे शादी हुआ? तो वो बोलते जैसे ऐसा है, मैं तो सोचा था इतने में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, टेंट वाला का कर्ज है, ये वाला का कर्ज है। तो फिर मैं पूछता हूँ कितना आपका? फिर वो बताते हैं जी नहीं अभी इतना 25,000, 30,000, 40,000 कितना। फिर मैं अपने हिसाब से उसको देता हूँ। क्या तो बात उस पल का जो, मैं क्या बोलूँ, उस पल का जो खुशी है ना उनका, सैल्यूट है सर। वो एक्सपेक्ट नहीं करते मेरे से, हाँ जी, लेकिन उस पल का जो खुशी है उस इंसान को मैं देखता हूँ हाँ जी, तो एकदम मतलब मेरा दिल एकदम भर जाता है जना। हाँ, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने जो मतलब सच्चे दिल से मेरे लिए जो दुआ किया, वो मेरा पास था। हाँ, इसीलिए मुझे एकदम कॉन्फिडेंस था, जब मैं अगर गलत जवाब भी दूंगा ना तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कायनात आपके साथ में थी। मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस था। मैं अगर वो गलत देता ना, होलग्रैंड अगर गलत भी होता ना, हाँ जी, तो ऊपर वाला उसको सही कर देता। क्या बात है सर। हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज आपके साथ शो हो रहा है। सर, जब 50 लाख के बाद में 1 करोड़ का क्वेश्चन आया, यू हैविंग नो लाइफलाइन एट दैट टाइम, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी, तो उस समय भी जब आप तो बोल रहे थे कि आप 1 करोड़ के क्वेश्चन में प्रीटी श्योर थे आंसर के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन आप जब क्वेश्चन आया होगा 1 करोड़ का, तो आपके अंदर में जैसे छत्तीसगढ़ में दुख दुखी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जब आया ना, हाँ जी, एकदम मेरे को तो पता ये मेरा एकदम खुश एकदम हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कितना बार पढ़ा। हाँ जी, ठीक है, मैं तो क्या सच बोलूं तो मैं ऑप्शन भी नहीं देता ना, हाँ, तब भी मैं जवाब दे देता। हाँ, लेकिन मैं इंतजार किया, चलो ऑप्शन तो आने दो। कई क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे थे, वो पूरा डीपली दे रहे थे, मैंने मलयाली हाँ, मतलब एक्सप्लेन करके, हाँ जी, क्योंकि एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर करके रहे थे। इसलिए थे उसके बारे में, सबके बारे में जानकारी था। और आपने सारी बुक्स पढ़ी होगी ना, बहुत सारे नॉलेज लिया होगा, तब आप वहाँ पे आंसर दे पा हाँ, रहे मैं होंगे। क्या करता हूँ ना, इसका मैं बताना चाहूँगा। वास्ट नॉलेज रखना पड़ता हाँ, है। मैं इसको एक एक चैप्टर का अनुसार मैं अलग अलग फाइल बना के रखता हूँ। कुछ इसकी बुक्स भी होती है केबीसी की, बुक्स नहीं, केबीसी की कोई जैसे particular रिलेटेड books कोई नहीं। जनरल नॉलेज, जैसे नहीं। एनसीईआरटीज की बुक पढ़ना वगैरह होता है नहीं, ये इसमें? सारे आपको जनरल नॉलेज का बुक वगैरह पढ़ना, जी। और जो मंथली मैगजीन वगैरह आता है, जी। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स की आती वो है। पढ़ना, और उसके बाद आपको और भी इस टाइप का जो भी है, जो एसएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो भी है। आपको पर्टिकुलर केबीसी के लिए कोई book यूपीएससी के जो बुक्स होते हैं वो, जिसमें करंट अफेयर्स, हाँ। एनसीईआरटीज, इसको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्री बुक्स Supplement जो book मदद तो कर नहीं था। सके? मैं तो यूँ कहा जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकिपीडिया से मैं पढ़ाई किया है। विकिपीडिया से पढ़ाई किया। जैसे कैसे चयन करते हैं आप हाँ। कि ये फील्ड में ये सब्जेक्ट में करना है, कैसे चयन करते जैसे हैं? आप गूगल में जाके है ना, सपोज एग्जांपल देता हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मारिए, हाँ जी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूरा आ जाएगा। नहीं तो वो तो आपके अंदर में होगा, स्टैच्यू ऑफ, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपके दिमाग में होगी तो आप सर्च करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे के लिए मैं पूछ रहा हूँ जिसे पढ़ाई करना आता है लेकिन उसे पता नहीं है क्या पढ़ाई करना है, वो क्या करेगा? उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको केबीसी को फॉलो करना पड़ेगा। केबीसी को माइन्यूटली फॉलो करना पड़ेगा। ये केबीसी में आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि मैं इतना सालों से वॉच कर रहा हूँ, मैं देखा है 25 लाख से ऊपर जितना भी क्वेश्चन आता है, सारे यूनिक क्वेश्चन आता कुल मिलाकर के जितने दर्शक देख रहे हैं, आप ऑल ऑफ अ सडन सोचेंगे कि आप बिना जानकारी के केबीसी में जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जा सकते लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, हाँ। तो मैं इसको माइन्यूटली वॉच करता था। जैसे कैसे इस टाइप का, ये जो मैं बता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले अजय देवगन और कोई आया था, हाँ जी, तो उसको पूछा गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है, ये पूछा था उनसे, और 25 लाख का क्वेश्चन था। अच्छा, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था, तो वहीं से मेरा क्लिक किया। ओके, तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर जब मैं सर्च किया, तब पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी आया। फिर मैं पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानकारी लिया, एक एक चीज, उसका जहाज में था, उसका कैप्टन कौन था, वहाँ कौन रिसीव किया, फ्रांस से यूएसए में जो कौन रिसीव किया, फिर उसको कौन लोग उसको खड़ा किया, अलग अलग पट में था। ठीक है, उस महिला जो है उसका जो है कितना नंबर का शू है, वो भी मैं बता सकता हूँ। वो सारी चीज़ मैं पढ़ा था। उसके बाद सर जब आपने आंसर किया और अमिताभ सर अपने जाने माने अंदाज में 1 करोड़ जब उन्होंने किया, तब आपको कैसे लगा? देखिए, वो तो
पहली बार बता रहे, मेरा सबसे पहली ऐसे मैं कैंडिडेट हूँ जिसको धुक धुक ही नहीं, आवाज नहीं, वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ। नहीं तो अब देखते जितने लोग 1 करोड़ का जीते होंगे, वो कम से कम 8-10 मिनट तो वो म्यूजिक देता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही होगा कि नहीं होगा, गलत हाँ, होगा, हाँ, हाँ। आप ये है वो है। मेरे लिए देखा आप, मतलब 2 सेकंड के भी नहीं था, क्योंकि अमिताभ जी को पता था इस बंदा को एकदम कॉन्फिडेंस है, हाँ, एकदम 100% श्योर है, हाँ, इसीलिए वो इंतजार भी नहीं किया। हाँ, और जो 1 करोड़ जीत गया, मुझे तो खुशी हुई, लेकिन मुझे तो पता था मैं सही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। और आप मेरा शो एकदम ये अच्छे तरह से देखना, मैं एक तरफ ऐसे देखा भी है, देखा राइट साइड में देखा। जी, जी, जी। देखा क्यों हाँ, देखा? मैं वो पूछने वाला भी था। उसमें क्या होता है ना, कई कई लोग सोचा होगा राइट साइड में क्यों देखा। वो राइट साइड में जो लोग रहता है ना, केबीसी का लोग पूरा रहते जी। हैं, वो जो पटाखा वगैरह लेके इंतजार हाँ, करता हाँ, है। हाँ। वो कब फूटने वाला है आप देख रहे थे। मुझे तो पता ही था, मैं एकदम 100%। अच्छा, वो लोग लेके बैठे रहते हैं वो बैठे रहते, बटन्स बैठे वगैरह रहते, ऑन हाँ। करने के लिए। जो हाँ। उनका केबीसी का टीम है ना, हाँ जी। राइट साइड में पूरा और राउंड करके, जैसे वो पटाखा वगैरह है ना, सब लेके बैठा रहते हैं। तो जैसे ऐड आता है सर, बोलते हैं ना कि आप रुकिए, ऐड आ रहा है, अमिताभ जी अनाउंस करते हैं, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो उस ऐड में भी शूटिंग होती है, कंटिन्यूस होता है, कुछ ऐड में उनके कुछ मेकअप्स वगैरह होता है, क्या होता है? हाँ, ऐड जो आता है ना, उस टाइम में ब्रेक होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, 20 मिनट 25 मिनट का एक कंटिन्यू होता है। अच्छा, 20-25 मिनट। 20-25, ओके। उसके बाद ऐड आता है। ठीक है, मतलब ब्रेक कर तो देते हैं। उस ब्रेक में आप हाँ। इधर उधर देख सकते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। देख सकते हैं। जैसे हो ना, उस कट कर दो, वहाँ से सारे वो टीम का डायरेक्शन रहते हैं, तो कट कर देते हैं। उसके बाद अमिताभ जी क्या करते हो, उसको मेकअप फेकअप करने का आता है। कभी कभी वॉशरूम में भी अमिताभ जी चले जाते हैं। ओके। उसके अलावा जो ऑफ कैमरा है, ऑडियंस से बात करता है, आपसे भी बात करता है, और भी जो 9 लोग रहते हैं, मतलब जो फर्स्ट फिंगर के लिए सब बात करते, मतलब जॉली, एकदम जॉली मोड में एकदम। Okay. अमिताभ जी बहुत, मतलब एकदम Down to earth डाउन है। टू अर्थ थे। और सब कभी कभी कोई मतलब ऑकवर्ड क्वेश्चन भी अमिताभ जी से पूछ देता है, बहुत सारे लोग। लेकिन अमिताभ जी कभी गुस्सा नहीं होता उसको उसी हिसाब से उसको ये करते हैं। हाँ। तो ब्रेक में ये सब चलता है। सर जैसे सुपर संदूक का जब समय आया था, तो सुपर संदूक के समय के बाद में उसमें एक रहता है, सेगमेंट रहता है कि आप अमिताभ अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आप क्राइटेरिया है कि अमिताभ जी आपको डिनर कराते हैं। तो क्या आप डिनर में गए? नहीं, अभी नहीं गए हैं। मेरा कॉल आया था, ओके। 18 तारीख को कॉल आया था इसी महीना में। जी। जी, आपको जो है 30 और 31 तारीख में आपको बुलाया जाएगा। 30, 31? इसी 30 और 31 ओके। जनवरी को, हाँ जी। ठीक है, बुलाया जाएगा। तो क्या आप अवेलेबल रहेंगे? जी। तो मैं बोला, उनका टीम बोला, अमिताभ जी नहीं बोला, उनका टीम बोला। हाँ जी, हाँ, टीम से हाँ आएगा जी, कॉल। अमिताभ जी 30 और 31 तक डिसाइड किया, इस 2 दिन में कोई भी एक दिन आपको बुलाएंगे। तो मैं बोला नहीं सॉरी, मैं तो वॉलंटियर रिटायरमेंट जा रहा है 31 तारीख में, जी। तो मेरा तो उस दिन तो पूरा स्वागत और ये सब सारे फंक्शन वगैरह होगा, तो फेलिसिटेशन सब बनना है, तो नहीं जा पाऊंगा। तो बोला ठीक है, अच्छा आप रिटायरमेंट जाओ। ओके। तो उन्होंने बोला फरवरी का 15 से 25 तारीख का बीच में आपको एक टाइम दिया जाएगा, तो उस दौरान मैं जाएंगे। अभी गया नहीं, तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उनके साथ डिनर जो करेंगे अमिताभ जी आप? को मैं देखा है, जलसा में जाएंगे जहां पे संडे में इतनी भीड़ रहती है। इतना वीडियो मैं देखा, जो बाहर एकदम हजारों लोग रहते हैं, खड़ा हाँ, रहते हैं। मैं भी कभी गया, सच बोल रहा हूँ, मैं Okay. भी जब भी मुंबई गया, मैं भी बाहर खड़ा रहा एक झलक देखने के लिए, ठीक है। तो मेरा तो अब तो सीधा आपको उनके साथ डिनर तो करने का मैं मौका उनके मिल साथ रहा है। उनके घर में अंदर जाके डिनर के लिए हाँ। बुलाएंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं देवानंद का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, जी। उसमें देवानंद जी लिखा है, मेरे को एक बार अमिताभ जी से मिलने के लिए मेरे को 20 मिनट मेरे को इंतजार करना पड़ा ओके। गेट के बाहर, जी। ठीक है। तो उसका बड़ा कहानी उनमें ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। हाँ। तो वो कहानी पढ़ के मुझे लगा, देखो देवानंद जैसे इंसान है, उसको 20 मिनट गेट का बाहर हाँ। इंतजार करना पड़ा, उनको परमिशन और के लिए। यहाँ पे आपको लेने और आएंगे और जहाँ- सीधा उनके गेट के जहाँ अंदर पे- आप जहाँ पे जाएंगे, मेरे लिए जहाँ गेट- अमिताभ जी खड़े गेट होंगे। खुला रहेंगे और हाँ। अमिताभ जी खड़ा रहेंगे, और फिर तो ये मेरे लिए मतलब 1 करोड़ तो वो, अब सोचो 10 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू उसका तो कोई मतलब अनमोल पल है वो मेरा। हाँ। अभी सर आप 1 करोड़ जो आपने जीता, उसके अलावा शायद आपको कार भी मिली। हाँ। और ही बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है केबीसी से, इजंट इट? हाँ, उसके बारे में बताइए। जैसे देखिए 1 करोड़ से पहले उनका एक सेगमेंट रहता है 25 लाख। 25 लाख जो क्वालिफाई करके आगे चले जाते, उसको एक जो है ई बाइक मिलता है। तो ई बाइक मेरे लिए मतलब अप्रोप्रिएट हो गया, तो मैं ई बाइक मेरे को अभी मिला नहीं है, जी। वो प्रोसेस में है। दूसरा बात, जो आप 1 से 10 क्वेश्चन तक अगर आप सही तरीक़ा से जवाब दे देंगे, 2 साल के लिए गोवर्धन घी, अच्छा। हाँ,
वो भी 2 साल के लिए गोवर्धन की मेरे लिए हो गया। अभी आया नहीं, आएंगे शायद जी। अब फरवरी में 10-15 तारीख तक। वो ये हर एक महीना में 1-1 केजी देता है वो लोग, ओके ओके 2 साल के लिए। वो हो गया। एक ई बाइक हो गया, और उसके बाद जो है 1 करोड़ रुपया जीतने से आपका मारुति का जो 3 व्हीकल है उसमें से आप कोई भी चुन सकता है। तो मारुति मेरे को बुलाया था बाद में शूटिंग के लिए, आप कौन सा गाड़ी चूज़ कर रहा है क्या है, तो उसमें बैठा के चला के जो भी है उन्होंने फोटोशूट वगैरह किया। तो मारुति जो टॉप मॉडल है अभी विक्टोरियस, मारुति विक्टोरियस जो है वो मैं चुना है। तो प्रोसेस में मैं सारे मेरा आधार कार्ड ये सब कार्ड जो ड्राइविंग लाइसेंस फाइन जो सब भेज दिया, वो मेरे को रांची से या कलकत्ता से डिलीवरी देंगे। तो मिला नहीं है, मिल जाएगा। इसके अलावा एक सोने का सिक्का दिया मुझे, और एक डॉक्टर फिक्स सेट का तरफ से 50,000 का गिफ्ट वाचर दिया है। ओके कई सारी ऐसी गिफ्ट रहती है जो पब्लिक को पता नहीं होता है। नहीं, उसके बाद आप एशियन पेंट्स में जा करके 1 करोड़ जीतने के बाद में अमिताभ सर के साथ में एक फोटो आपने लिया, वो भी एक यादगार मोमेंट बन गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल यार। वहाँ क्या रहते हैं, एक वॉल रहता है पीछे देखा, तो जो लोग ये सब मुंबई में शूटिंग होती है ना? मुंबई में हाँ। जो लोग 50 लाख एंड अबव जीतते हैं तो उसका फोटो वहाँ रह जाता है ओके पूरा। हाँ। जैसे इससे पहले भी कोई जीता होगा तो उन लोगों का फोटो, और तो मेरा फोटो भी हुआ। सर वहां से आप छत्तीसगढ़ लौटे, तो छत्तीसगढ़ लौटने के बाद यहाँ सेलिब्रेशन का कैसा होता? पार्टी बहुत जबरदस्त। मैं तो पहले जवान सब पार्टी बोले डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं आता, मैं तो पहले घर गया था। ओके क्योंकि मैं छुट्टी लिया था, छुट्टी लेना पड़ता ना। हाँ जी छुट्टी लिया था, तो छुट्टी में छत्तीसगढ़ आया तभी क्या हुआ? हाँ, छुट्टी लेके फिर मैं डीजी साहब में छत्तीसगढ़ में तो ये मेरा रायपुर जो रेलवे स्टेशन आया वहीं पे स्वागत हो गया। हमारा यहाँ एक येलो बोलते हैं उसको, लाइजन अफसर बोलता है, ठीक है, और जो है अमितेश जी उनका नाम है। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया, जैसे मैं यहाँ आया मेरे को फूल माला मेरा रेलवे स्टेशन और जो काउंटर है जो बस का, जो हम लोग बस में जाना पड़ता है वहाँ है, तो भयंकर पार्टी हुआ एकदम। फूल माला में तो भर गया मेरा पूरा एकदम, ठीक है। वहाँ तो स्वागत हुआ ही हुआ। और जब मैं अपना यूनिट में गया पूरा एकदम अच्छा से उस दिन की फीलिंग अलग है। पूरा सारे ऑफिसर जवान सब मिलके मेरे को स्वागत किया। उस टाइम कोई ये नहीं था ये अफसर ये जवान ऐसे नहीं, सब अपने अपने सब खुशी से एकदम बहुत ये क्या स्वागत किया। और मेरे लिए बहुत खुशी का और एक गर्व का पल था जिन्हें मैं बैटलैंड का नाम ऊंचा किया, और लोग मेरे से बहुत खुश हैं। सर हमने सुना है कि आप प्री रिटायरमेंट ले लिए, वॉलंटियर रिटायरमेंट जिसे कहते हैं। सर का कहना है कि शायद मैंने सुना कि देश की सेवा के लिए शायद आप पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, समय से पहले। आपकी कुछ नौकरी अभी बची हुई है सीआरपीएफ में, ड्यूटी सेवा बची हुई है, तो उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, मेरा अभी 5 साल सर्विस बाकी है, और मैं जो है 2 साल बाद मतलब 32 ईयर्स आपने हाँ, आपका ड्यूटी मेरा एक्चुअली हम लोगों का सर्विस से नहीं होता है, एज से होता है। एज से रिटायर 60 जी। मेरा भी 54 प्लस है, तो मेरा 5 साल जो है अभी सर्विस बाकी है। और मेरा प्रमोशन भी आता, डीएसपी में मेरा सीनियर इंस्पेक्टर हो, तो अभी 2028 में मेरा डीएसपी का एक अच्छा चांस रहता, डीएसपी से रिटायरमेंट जाने का। तो मैं उसको नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा देखिए जो 3 पौ होता है ना, पद पैसा और प्रतिष्ठा, वो मुझे मिल गया है, ठीक है। मैं अच्छा पद में है, एक सीनियर इंस्पेक्टर भी अच्छा होता है, और पैसा भी मुझे पहले से ही थोड़ा फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग था, और 1 करोड़ रुपया मिला है, और प्रतिष्ठा भी मुझे मिला। अभी तो आज जहाँ भी जाता हूँ, मतलब इंडिया का किसी भी जगह में जाता हूँ तो मेरे को पहचान जाता है, एक टैग लगा हुआ है मेरे साथ। मैं जो बोलता हूँ अच्छा वही अब केबीसी वाले जो करोड़पति वाला, फिर फोटो खींचने लग जाता है लोग, अरे सर प्लीज़ मेरे को सेल्फी दे दीजिए। तो प्रतिष्ठा मेरे को मिल गया, पद पैसा प्रतिष्ठा मिल गया, तो मुझे कोई अब एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जो है मेरा जो बाकी ज़िंदगी है, तो मैं जो है जनगण को सेवा करूँ, ज़रूरतमंद लोगों का मैं सेवा करूं, क्योंकि मैं ये सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाऊंगा। तो प्लान क्या है सर? आप सेवा करेंगे अपने एनजीओ के माध्यम से, या फिर जैसे राजनीति वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट है? क्योंकि राजनीति के कई लोग कहते हैं ना, राजनीति से ही सेवा पॉसिबल है। तो इतना प्री रिटायरमेंट क्या प्लान है? राजनीति में भी कुछ इंटरेस्ट लग रहा है क्या? हाँ, मैं सच कहूँगा, राजनीति में भी मेरे जाने का इच्छा है। इच्छा इसीलिए है क्योंकि मैं वही पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, मैं सेवा करने के लिए। अगर मैं अकेला सेवा करूंगा तो मैं उस हिसाब से नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अगर राजनीति किसी पॉलिटिकल पार्टी मेरे को अगर मौका देंगे, मेरे को समझेंगे जन बंदा में दम है और काबिल है, मेरे पार्टी के लिए काम कर सकते और जनगण पब्लिक के लिए सेवा कर सकते, तो मैं ज़रूर राजनीति ज्वाइन करूँगा। उसमें मेरा ये फ़ायदा क्या होगा, राजनीति ज्वाइन करने के बाद जो सारे एरिया, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है,
सारी जो डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जाएगा, जो मतलब पंचायत है और जगह है, सबका साथ मेरा लिंक रहेगा। अगर उस एरिया में कोई भी किसी का कोई ज़रूरत है, किसी का गरीब लोगों का बच्ची को शादी के लिए कोई पैसा का ज़रूरत है, कोई लोग बड़ा उसको मतलब ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा कुछ पैसा चाहिए, बड़ा अमाउंट जैसे, तो वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं आराम से उसको जो है मैं उसको जो भी है अपने पार्टी लेवल पे या जो भी है मैं उसको कर सकता हूँ, और बड़े पैमाने में मैं सेवा कर सकता हूँ। अपने ज़िला का, अपने क्षेत्र का जो है मैं सेवा करना किस चाहता हूँ। पार्टी में इंटरेस्ट है सर? वो तो मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो भी अच्छी पार्टी है, साफ़ सुथरा पार्टी है, जिनका नियत अच्छा है, मैं उस पार्टी में ज्वाइन जरूर करना चाहूँगा। एक दो जगह से मेरे को आया है क्या? आया भी प्रपोजल। ये करोड़पति में आने के बाद में? हाँ, ओके। करोड़पति आने के कौन बाद सी वो पार्टी थी? प्रपोजल आए हैं, तो मैं जरूर उनसे अभी ये करूँगा। डिस्क्लोज करिए सर, कौन सी पार्टी से आया है? बीजेपी का तरफ से मुझे ऑफर आया है। ओके। हाँ, तो मैं देखता हूँ, मैं विचार करता, अभी तो रिटायरमेंट जाने के बाद मैं उनसे संपर्क करूँगा। अगर वो पार्टी मुझे काबिल समझे तो ज़रूर मैं उस पार्टी ज्वाइन करूँगा और मैं सेवा करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पद के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे पद का कोई लालच भी नहीं है, ना ही मैं जाना चाहता हूँ पद का। मैं सिर्फ सेवा के लिए मैं पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूँ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डीपली केबीसी के बारे में बताया। ऑडियंस जो सुनना चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादातर शो में कभी पता नहीं चला है केबीसी का पूरा प्रोसेस, ये पहली बार है। आप द पीएस शो के जितने भी ऑडियंस हैं, इस शो को पूरा देखें, क्योंकि आप अगर केबीसी में एज ए एस्पिरेंट कोशिश कर रहे हैं और आपकी कोशिश नाकाम हो रही है, तो इस शो को आप ज़रूर देखें। इसमें आपको मदद मिलेगी कि केबीसी में जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, और जिनका हम सभी इंतज़ार करते हैं इनसे मिलने के लिए, अमिताभ बच्चन सर, ये किसी सपने से कम नहीं है उनसे मिलना। अगर उनसे मिलना है तो आप इस शो को देखें। और हमारी सुरक्षा करने वाले, हमारी जो हम रात को चैन की नींद सोते हैं, उनकी स्टोरी जानना है, हमारे जवान की स्टोरी, सीआरपीएफ के जवान विप्लव विश्वास सर की स्टोरी आपको जाननी है, तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए, और यह भी बताइएगा कि और कौन से गेस्ट आप हमारे शो में देखना चाह रहे हैं। अगले शो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।